नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप्स टेल्स हब में। दोस्तों नई कहानी है, चलिए इसे शुरू करते हैं। मैं जब छोटी से मिली तब उसकी उम्र 7 से 8 साल से ज़्यादा नहीं थी और मेरी 16-17। मैं उस समय मेडिकल की तैयारी कर रही थी। उस समय हमारे स्कूल में एक फैशन चला हुआ था कि जो भी बच्चे पीईटी, पीएमटी की तैयारी करते थे, वो स्कूल आना बंद कर देते थे। घर पर रहकर ही पढ़ाई करते थे। परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक उपस्थिति की खानापूर्ति कर ली जाती थी। शिक्षक भी अपने होनहार छात्रों का संपूर्ण सहयोग किया करते थे। अपनी कक्षा के अच्छे छात्रों में मुझे भी गिना जाता था। मैं भी स्कूल ना जाने के फैशन का पूरा पूरा पालन किया करती थी। घर में मेरा कमरा ऊपर था, तो मैं ज्यादातर छत पर टहलते हुए ही पढ़ा करती थी। वहीं छत पर मैंने छोटी को पहली बार देखा। छोटी का घर मेरे घर से 4-5 घरों की दूरी पर था। अक्सर मैं उसे सामने वाली दुकान से कभी दूध का पैकेट, कभी आलू प्याज, कभी कुछ खरीद के ले जाते हुए देखती। वो चुपचाप सर झुकाए दुकान पे जाती, सामान खरीद के वैसे ही सर झुकाए चुपचाप लौट जाती। मेरे पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन चाची उसकी दूर की रिश्ते की बुआ होती है। उन्हीं से माँ को छोटी के बारे में पता चला था। छोटी बचपन से बोल और सुन नहीं सकती थी। उसी से उसे यहाँ शहर में अपने जैसे बच्चों के विशेष स्कूल में पढ़ने उसके पिता ने अपनी बहन के घर भेजा हुआ था। ओह! इसका मतलब छोटी अपनी बुआ के घर रहती है। हाँ, और क्या? माँ ने कहा। और सुन, तू ये छोटी-छोटी क्या लगाई रहती है? तुझे उसका नाम किसने बता दिया? अरे माँ, तुम भी ना, मुझे कौन बताएगा? ये नामकरण मैंने खुद किया है। आते-जाते धीरे-धीरे छोटी भी मुझे देखने लगी थी। फिर मुस्कानों के आदान-प्रदान के साथ इशारों में बातें भी होने लगी। फिर तो रोज शाम को मेरे घर के गेट पर खड़े हम दोनों घंटों बातें किया करते और जब उसे विदा कर मैं अंदर आती तो माँ दीदी सभी के चेहरों पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता कि आखिर एक गूंगी बहरी लड़की में से मैं कैसे और क्या बातें करती हूँ। धीरे धीरे छोटी ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसके माता पिता बिल्कुल सामान्य हैं। उसके पिता का गांव में काफी लंबा चौड़ा कारोबार है, बहुत सी खेती भी है। गांव के ऊंचे लोगों में उन्हें माना जाता है, पर गांव में छोटी जैसे विशेष बच्चों के लिए कोई विशेष स्कूल नहीं था। इसी से मन मारकर ठाकुर साहब ने अपनी लाडली को अपनी बहन के पास शहर भेज दिया था पढ़ने के लिए। उसकी स्कूल की फीस के साथ साथ ठाकुर साहब हर महीने खूब सारा साजो सामान भी बहन के घर भेजते। घर की खेती थी, इसी से खुशबूदार विष्णु भोग के कट्टे भेजे जाते। हर महीने साग, तरकारी, फल, मिठाइयाँ खुद लेकर हाजिर हो जाते। बिटिया से मिलने और उसकी फीस भरने। ठाकुर साहब के आने पर भुआ जी के हाव भाव बिल्कुल अलग होते। अपने रईस भाई का खूब स्वागत सत्कार होता। 4 प्रकार की सब्जियों के साथ पूड़ी, पुलाव, रायता, सलाद, दही, बड़े मिठाइयाँ और भी जाने क्या-क्या। पर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात होती, मिठाई से भी ज्यादा चाशनी पगी उनकी बोली। जब छोटी पहली बार अपने बाबा का हाथ पकड़े भुआ की चौखट पर खड़ी हुई, तब भुआ जी ने उसे एकदम अपनी बाहों में भर लिया था। भैया, भगवान ने बेटी नहीं दी ना, इसी से इस लाडो को मेरे पास भेज दिया। तुम अब इसकी बिल्कुल चिंता ना करना। शकुन मेरे सारे रास्तों की थकान और चिंता को तेरी इस बात ने दूर कर दिया। इसकी माँ तो बिल्कुल तैयार नहीं थी तारा को अपने से दूर करने को। मैंने बहुत समझाया कि बोल सुन नहीं पाती बिटिया, अपने जैसे स्कूल में पढ़ लिख लेगी तो कुछ तो भविष्य बन जाएगा बेचारे का। उसके दूसरे दिन ही छोटी को स्कूल में डाल दिया गया और शाम को ही उसके बाबा गांव लौट गई। कितना रोई थी छोटी, रोते रोते बिना खाए पिए ही सो गई थी। दूसरे दिन भुआ जी ने बड़े प्यार से सुबह सुबह ही जगा दिया और उसे रसोई में लेकर पहुंच गई। फिर बड़े प्यार से उन्होंने उसे रसोई की बारह खड़ी सिखाना शुरू कर दिया। अपने 2 छोटे बच्चों की दुहाई देती भुआ जी ने 1 महीना बीतते बीतते अपनी गृहस्थी का सारा तामझाम छोटी के नन्हे कदमों पर पटक दिया। जब भी छोटी के माता पिता आते, भुआ जी का रंग ढंग बदल जाता, पर उसके पास वापस जाते ही वो अपने पूर्व रूप में वापस आ जाती। छोटी का नाम नैन तारा था, पर उसके माँ बाबा उसे तारा ही कहते थे। ये सारी बातें छोटी ने मुझे बताई। मेरे घर में माँ और दादी को बड़ा आश्चर्य होता कि मैं कैसे उसकी बातें समझती हूँ और कैसे उसे अपनी बातें समझाती हूँ। पर आज तक मैं खुद ये बात नहीं समझ पाई कि हम दोनों के बीच स्नेह का कौन सा धागा था
जो हमें ऐसे बांधे हुए था कि हम एक दूसरे के मन भी पढ़ लेते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ छोटी ही अपनी राम कथा मुझे सुनाती थी। मैं भी समय-समय पर अपने मन की भड़ास उसके सामने निकालती रहती थी। छोटी की काम करने की तो आदत हो गई थी, पर उसे ज़्यादा तकलीफ भूआ जी के स्वभाव के कारण होती थी। 2-2 बच्चों की माँ बन जाने पर भी उसमें ममता का सर्वथा अभाव था। चिड़चिड़ी, क्रूर और कर्कश नारी थी। उनके स्वभाव के कारण ही कोई बाई उनके घर नहीं टिकती थी। अब छोटी के आने के बाद उन्हें बाई की जरूरत भी नहीं थी। सारे घर का काम पूरा करती, दौड़ती भागती छोटी से कभी गलती से कोई कप गिलास टूट जाए, तो सजा देने में भी भूआ जी कभी पीछे नहीं हटती थी। तुरंत उसके हाथों की 5 उँगलियां उसके गोरे से गालों पर उभर आती। उस दिन फिर शाम को छोटी नहीं आती, या आती भी तो चुपचाप गुमसुम सी बैठी रहती। फिर उसे हंसाने और मनाने में मुझे जो मशक्कत करनी पड़ती। दिन बीतते जा रहे थे और मेरी परीक्षाओं का समय आ गया। मैं अपनी पढ़ाई में डूब गई। छोटी अब भी रोज शाम 1 घंटे के लिए मेरे पास जरूर आती। मेरी परीक्षाएं समाप्त हुई। कुछ समय बाद परिणाम आया और मैं मेडिकल में सिलेक्ट हो गई। सब कुछ सपने जैसा होता गया। मैं पढ़ने के लिए दूसरे शहर में आ गई। नया शहर, नया कॉलेज, नए दोस्त, रैगिंग, मेस का खाना, एनाटॉमी के प्रैक्टिकल, इन सब के बीच जीवन ऐसा चकरा के घुमा कि कुछ समय तक तो जैसे सब कुछ वहीं हो गया था। पहले-पहले तो घर जाते बन जाता था, पर धीरे-धीरे पढ़ाई ने ऐसा जकड़ा कि घर-द्वार सब छूट गया। माँ तो हमेशा ही भुनभुनाती रहती कि कैसी पढ़ाई कर रही है, लल्ली, ना खाने का टाइम है इसके पास और ना ही घर आने का। पहले पहल घर जाने पर छोटे का थोड़ा बहुत हाल समाचार मिल जाता था, फिर धीरे-धीरे वो भी छूट गया। दीदी का ब्याह हो गया था और मेरा भी। एमडी करते समय साथ पढ़ने वाले डॉक्टर अभय से हमने अपना नर्सिंग होम डाल लिया था। इस सब में भी कभी कोई 8-9 साल की गोरी गुदगुदी बच्ची को देखकर मुझे अनायास ही छोटी याद आ जाती थी। इसी बीच एक दिन माँ का फ़ोन आया कि पड़ोस वाली चाची के बेटे की शादी है। चाची ने मेरा भी पता ठिकाना पूछकर कार्ड भेजा है। माँ ने बताया, दीदी भी आ रही है, तो मुझे भी कैसे भी हो आना ही है। इसी बहाने सबको मिलना भी हो जाएगा। और हाँ, वो तेरी छोटी भी आने वाली है। सुना है मैंने, दीपा बता रही थी। माँ ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। अब तो किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। मन के किसी कोने में छिपी बैठी मेरी प्यारी सखी जैसे अचानक सामने आकर खड़ी हो गई थी और बार-बार पूछ रही थी, मेरे साथ हुए अन्याय तो तुम नहीं बदल सकी, पर मेरा दुख सुनकर और मेरे दुख में मेरे साथ दुखी होकर भी तुमने बहुत उपकार किया था। पर अचानक कहाँ चली गई? मैं अभय के सामने एकदम अड़ गई कि मुझे शादी में जाना ही है। 4 साल के आरव को लेकर मैं शादी के 1 दिन पहले ही पहुँच गई। घर पे जल्दी-जल्दी सबसे मिलकर मैं चाची के घर जाना चाहती थी, पर माँ, पापा, दीदी और दीदी के बच्चे सबके साथ कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम को संगीत था, उसके लिए हम सब तैयार होकर वहां पहुंचे। पूरे घर में बहुत रौनक थी। मुझे छोटी के बारे में ये पता चल चुका था कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव में अपने जैसे बच्चों के लिए स्कूल खोल लिया था। उसके पिता के मित्र के पुत्र से उसका ब्याह भी हो चुका था। मुझे ये जानकर सबसे ज्यादा खुशी हुई थी कि उसके दोनों बेटे एकदम स्वस्थ थे, बोल और सुन सकते थे। छोटी से मिलने के लिए मन बहुत व्याकुल हो रहा था, क्योंकि मैं उसे यही समझाती थी हमेशा कि उसके साथ हुए अन्याय के बदले भगवान उसका न्याय अवश्य करेंगे। आज माँ से छोटी के बारे में ये सब सुनकर कितनी विभोर थी मैं और कितनी प्रसन्न, लेकिन न्याय का एक अध्याय शायद बचा था। मैं चाची के घर में घुस ही रही थी कि भूआ जी के दर्शन हो गए। मैं नमस्ते करके आगे बढ़ जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था जितना मेरे मन में उनके लिए द्वेष था, उससे कहीं ज्यादा दुश्मनी उन्होंने पाल रखी थी मेरे लिए। उन्हें सदा यही लगता कि मैं छोटी को उनके खिलाफ भड़का रही हूँ। गाहे बगाहे चाचे के हाथों उन्होंने ऐसे संदेश माँ तक भिजवाए भी दिए थे। हालांकि उनका सोचना किसी हद तक सही भी था। मेरे पढ़ने के लिए बाहर जाने से और किसी को हो ना हो, बुआ जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई थी। बुआ जी को नमस्ते करके आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने एकदम हाथ पकड़कर रोक लिया। अरे लाडो, तू तो हमें भूल ही गई बिटिया। अब तो बड़ी डॉक्टरनी बन गई है तू। थोड़ा मुझे भी देख जाना घर आके। हाँ बुआ जी, वापस जाने से पहले आऊंगी आपसे मिलने। अरे जीजी, आप यहाँ कहाँ खड़ी हो? चलो ऊपर, संगीत शुरू हो गया।
भाभी मुझे एक तरफ से धकेलते हुए ऊपर ले गई। ऊपर बड़े हॉल में ही सारी औरतें जमी हुई थी। कोई ढोलक पे थाप दे रही थी, तो कोई गा रहा था। मैं सारी भीड़-भाड़ में बस एक चेहरे को ढूंढ रही थी। अचानक मेरी आंखें एक चेहरे पर जाकर जम गई। हाँ, वही तो थी छोटी, नयनतारा। शरीर थोड़ा भर गया था, गोरे गालों का पीलापन चला गया था। खुशहाल गृहस्थी का विज्ञापन सा करती छोटी और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मैं उसे देख ही रही थी कि उसकी नजर भी मुझ पर पड़ गई। कुछ 2 सेकंड को वो रुकी, फिर तुरंत ही मुझे पहचान कर मुझसे लिपट गई। इतने सालों के ताने उल्हानों के बीच हम दोनों की आंखों से कब आंसू बहने लगे पता ही नहीं चला। हमारी भावनाओं का ज्वार भाटा कुछ कम हुआ तब मैंने देखा उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। मैं उसके बारे में पूछती तब तक दूर खड़े किसी से बात करते अपने पति को सगर्व उसने मुझे दिखाया, और दूर खेलते अपने दोनों बच्चों को भी। उसके बाद छोटी उस बच्ची की तरफ देखते हुए उसका परिचय मुझे बताने लगी। ये बच्ची भुआ जी के बड़े सुपुत्र की बेटी है, जो बचपन से ही बोल सुन नहीं सकती। भुआ जी ने जन्मते ही बड़े चाव से उसका नाम कोयल रखा। जब ये 4 साल की होने पर भी उनकी कोयल नहीं कूकी, तो उसे छोटे के स्कूल में ही भर्ती करा दिया गया। इतनी देर में भाभी हम दोनों को ढूंढती हुई वहां आ गई और खाने के लिए खींच कर ले गई। वहां से विदा लेकर घर आके मैं यही सोचती रही कि ये कैसा न्याय किया विधाता ने। एक छोटी को तो पार लगा दिया, लेकिन ये दूसरी छोटी, अब इसका क्या? छोटी के साथ तो सच में बहुत अन्याय हुआ, पर कोयल के साथ छोटी का लगाव देखकर ये समझ गई मैं कि छोटी अब उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी-सी छोटी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।